राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो महाराष्ट्र में है और हालिया जो लोकसभा चुनाव थे, जिनके जून में रिजल्ट आए थे, उसमें बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एनडीए की हवा ही निकल गई थी और उसके बाद भी अभी भी जो ज़मीनी तौर बताते हैं कि वो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी है, वो तुलनात्मक रूप से मजबूत है। क्योंकि यहाँ दरअसल चेहरे तो पुराने हैं लेकिन दल नए बन गए, दल बँट गए हैं। शिवसेना में डिवीज़न हुआ है, एनसीपी में डिवीज़न हुआ है और कांग्रेस बची हुई है। बहरहाल वरना कांग्रेस में तोड़-फोड़ बहुत हुआ करती है, लोग जाया करते थे। कांग्रेस किस तरह से बची तब की तमाम तरह की कई बार अफ़वाहें भी उड़ी थी। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में इधर तोड़-फोड़ हुई है, वो सारे के सारे बीजेपी में आ गए जिससे बीजेपी के जो अपना वर्कर है, उनके अंदर भी कहीं न कहीं जो पार्टी का कोर कैडर है, वो असहज भी है। तो इस विधानसभा चुनावों में कितना असर ये सारा जो ज़मीनी स्थिति है, इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा? देखिए, ज़मीनी स्थिति एक तरफ है राहुल, उसमें अगर हम बात करें कि हाँ, एमवीए को जो 31 सीटें मिली थी 48 में से लोकसभा चुनाव में, क्या वो ये टेम्पो मेंटेन कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और हम ये भी जानते हैं कि जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, उनकी डिलिमिटेशन और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रोफाइल है, वो फिर बदल जाती है एकदम से। मेन चीज है वहां मुद्दे क्या हावी रहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक डेफिनेटली मुद्दा है महाराष्ट्र में इस समय। फार्म डिस्ट्रेस जैसे मैंने कहा मुद्दा है। प्रोजेक्ट्स का गुजरात जाना एक मुद्दा है। ये तमाम चीजें वहां पर अभी मौजूद हैं। पर दूसरी तरफ आप एक चीज और देखिए कि मुद्दों की जब हम बात करें, अब हम देख रहे हैं कि यूपी में जिस तरह चुनाव होने हैं और किस तरीके से कम्युनल पोलराइजेशन की पूरी कोशिश हो रही है, वो महाराष्ट्र में भी पीछे हुआ, कुछ समय पहले वहां पर भी कोशिश हुई। तो एक कम्युनल पोलराइजेशन की गेम भी वहां पर चलेगी। बात यह है कि स्टेक्स बहुत हाई है। पर सत्ता में फेरबदल हुआ था, सब लोग जानते हैं। उसका भी एक जो है ना वो डिसएडवांटेज बीजेपी को फिलहाल है वहां पर। जिस तरीके से एक चलती सरकार को डिस्टेबलाइज करके वहां पर कितने समय वो नाटक चलता रहा और फिर एक नई सरकार वहां पर आई। और ये जब सरकारों का अदल बदल होता है तो पॉलिसी में चेंज होता है और डेफिनेटली कुछ उसका जो नुकसान है लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए इस चुनाव में ये चीजें अब मतलब देखना ये होगा कि कौन सा पक्ष जो है लोगों में क्या बात लेकर जाता है आगे। अभी तो शुरुआत है यहाँ पर। देखिए, जिस तरह शरद पवार जैसे लीडर भी वहां पर मौजूद हैं, जो कि वहां पर क्षेत्रीय एक तरह से उनका वर्चस्व बहुत, उनका कद जो है बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा है इस समय। वो क्या कितना वो असर डाल पाते हैं, ये तमाम चीजें अब आने वाले दिनों में भी पता लगेंगी कि वहां क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। क्योंकि पवार के चलते काफी लोग जो एक समय दूसरी तरफ गए थे पाला बदल कर, वो वापस भी आए हैं। अब आगे क्या रणनीति रहती है? डेफिनेटली बैगेज बीजेपी ये जो है महायुति में ज्यादा बैगेज है। अजीत पवार के अगर आप बयान भी पीछे देखें, जिस तरह के कंफ्लिक्टिंग बयान उनकी तरफ से आने शुरू हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो एक शेकी सिचुएशन मतलब प्रेजेंट करता है वहां पर। शरद पवार डेफिनेटली मतलब शॉट्स तो कॉल कर ही रहे हैं इस समय, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से वहां पर कमजोर पड़ी पिछले 10 साल में, तो एनसीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां पर कांग्रेस के लिए है, डेफिनेटली है। और शरद पवार निकले तो कांग्रेस से ही है, तो कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजिकल जो एक तरह से कंसिस्टेंसी है वो भी है उनमें, दोनों में एक उस तरह का कंफर्ट है, लेवल है। तो वो देखना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आपने की सिंपैथी, एक सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है, एक सिंपैथी शरद पवार के साथ भी इस चुनाव में, क्योंकि उद्धव ठाकरे का, शिवसेना की अगर हम हिस्ट्री देखें तो लोगों में जो सिंपैथी है वो ज्यादा उद्धव ठाकरे के ग्रुप की तरफ है, शिवसेना को लेकर भी। और शिवसेना का भी एक समय देखिए ना, जो शिवसेना एक समय बीजेपी के साथ कभी हुआ करती थी और उसके बाद शिवसेना का क्या हुआ, अल्टीमेटली स्प्लिट हुआ, वो भी एक एग्जाम्पल लोगों के सामने है उस पॉलिटिक्स का भी। और जब हम बात करें खासतौर पे राम जन्मभूमि मूवमेंट वगैरह में, तो शिवसेना का बड़ा अहम रोल था उसमें, उसको भी आप मतलब वो निगेट नहीं कर सकते। और शरद पवार डेफिनेटली एक टॉल लीडर है वहां के, बहुत बड़े नेता हैं उस क्षेत्र के। और उनका एक जो खासतौर पे उनको एक ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर और पॉलिटिकल मैनेजर बहुत जबरदस्त स्तर के हैं, उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। और बीजेपी के लिए तो एक मतलब देखिए, हरियाणा का चुनाव अगर ये सब सवालों के घेरे में ना होता तो एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होता बीजेपी के लिए, पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हरियाणा में खुद देख लीजिए ना, कोई जमीनी स्तर पर उस तरह की सेलिब्रेशन भी नहीं है, बीजेपी के वर्कर में नहीं है। एक बहुत बहुत मतलब अहम एक सिग्नल आपको दिख रहा है, सिम्टम दिख रहा है कि वो ऐसा भी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अब किन कारणों से आया वो अभी उसकी समीक्षा चल रही है। हालांकि एलिगेशन
दूसरे भी चल रहे हैं। अब इन तमाम चीजों के बीच में वो जो एक आपका जो डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, वो तो कायम है ना, उसको निगेट नहीं कर पाए, ना इलेक्शन कमीशन कर पाया अभी तक, ना बीजेपी कर पाई है। तो वो एक एडवांटेज जो हो सकती थी, वो अभी उतनी एडवांटेज नहीं है। हाँ, एक लाइफलाइन जरूर है नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के लिए। अब ये महाराष्ट्र का चुनाव जो है, ये डिसाइड करेगा कि बीजेपी के अंदर की राजनीति जो है वो भी क्या मोड़ लेती है। ये एक बहुत अहम पक्ष रहेगा इस चीज का, क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर अगेन महाराष्ट्र है, जड़ें बहुत मजबूत है वहां पर। हालांकि नागपुर की सीट पे इनको इतनी सक्सेस नहीं मिलती, पर महाराष्ट्र में आरएसएस की जड़ें बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि जो दलित पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र की, वो भी बिल्कुल अलग है नॉर्थ से। दलित असर्शन जो है वो बहुत जबरदस्त है महाराष्ट्र में। ये फैक्टर्स भी वहां पर काम करेंगे। चुनावों में जो सीटें मिली उनका इसका मतलब है कि मोमडन वोट भी यानी मुस्लिम वोट जो था वो शिवसेना को मिला है, यानी उद्धव ठाकरे को मिला है, जबकि एक टाइम पे वो हुआ करता। तो ये पूरा बड़ा एक दिलचस्प महाराष्ट्र की राजनीति का नजारा या मंजर देखने को रहा है। तो उस लिहाज से अगर विधानसभा चुनाव में बात करें, क्योंकि मेनली क्या होता है कि दल मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिल पाते। लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स थे उससे साफ था कि जो महाराष्ट्र के बॉर्डर तमाम जो वहां तोड़फोड़ हुई है, जो पार्टियों के बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल उनका डिवीजन करके जो बीजेपी ने अपनी सरकार चलाई है, बनाई, जो भी किया है, तो वो उस लिहाज से देखें तो वोटर का माइंडसेट मतलब उन्होंने वो उसका स्वीकार न करके उनके साथ के बावजूद उसके कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि हरियाणा के चुनाव में मिसिंग रही। वो चुनाव संविधान के नाम पर लड़ा गया था। और डेफिनेटली जो आप बात कह रहे हैं संविधान की, जब हम बात करते हैं तो संविधान की कोर वैल्यूज क्या है? डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर रिपब्लिक, ये तमाम चीजें थी। तो सेक्युलरिज्म डेफिनेटली, जहां आप एक वो संविधान के दायरे में ये संविधान की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप सेक्युलरिज्म की बात भी कर रहे हैं। तो जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो थोड़ा थ्रेटन्ड फील करते हैं, वो डेफिनेटली उसके पीछे आ जाएंगे, उस गठबंधन के पीछे। ये क्या वही मैसेज ये जो विकास अघाड़ी है ये आगे ले जा पाएगी महाविकास अघाड़ी, ये देखना होगा। मराठा रिजर्वेशन का इश्यू भी है, उसको कैसे एड्रेस किया जाता है, ये तमाम चीजें जो हैं ये कैसे प्ले आउट करती हैं, वो अभी अगले महीने में हमको नजर आएगा। बात यह है, दूसरी तरफ जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप, डेफिनेटली उनकी एक अपनी एस्पिरेशंस तो है ना, इस समय बढ़ी हुई हैं, और उनके जो सपोर्टर हैं वो भी तो कुछ उम्मीद कर रहे हैं उस चीज से। और बीजेपी के लिए सवाल यह है कि किसको आगे आपका फेस कौन है। फडणवीस का हम जान रहे हैं कि उनका जो एक ग्राफ है, पॉपुलैरिटी ग्राफ, बहुत नीचे गया हुआ है। क्या उनको आगे लेके आएंगे? फडणवीस का एक तो आपने वो कोलिशन की जरूरत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, पहली तो बात यह थी कि जिस तरीके से एक सरकार को वहां से डिसलॉज किया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बीजेपी के जो अब तक की जो पॉलिसीज रही थी या सरकार चलाने की वो रही थी, कोशिशें जो चलती रही थी, एक सरकार को डिसलॉज करना आपको पब्लिक परसेप्शन में एक कटघरे में खड़ा कर देता है। उसके बाद आप मुख्यमंत्री रहे, आपने एक समय वो था जब आपने डिक्टेट की वहां की पॉलिटिक्स, उस स्टेट की पॉलिसीज को डिक्टेट किया, और फिर आप एक जूनियर मेंबर बन जाते हैं। और जूनियर मेंबर बनने के बाद जब आप डिमोट हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हम सब जानते हैं उप मुख्यमंत्री का क्या रोल रहता है। ये सिर्फ आपको एक प्लेकेट करने की, एक आपको थोड़ा लोगों में वो बताने की भी हाँ हमने अकोमोडेट किया है, सिर्फ इतनी सी कवायद होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। तो वो एक, अब वो बीजेपी खुद बैकफुट पर गई, सीनियर लीडर तो कुछ भी बता देंगे, पर जो आपके अपने सपोर्टर्स हैं, जो स्टेट में आपका अपना काडर है, उसको ये चीज जल्दी हजम नहीं होती, उनको समझाना ये बहुत मुश्किल होता है। और फिर डाउट्स आ जाते हैं ना लोगों के मन में, और वही डाउट्स मैं बोल रहा हूं कि क्या वो चेहरा रहेंगे, फडणवीस चेहरा रहेंगे, क्या